So now our next topic is format of P&L appropriation account. कैसे बनता है ये अकाउंट? P&L appropriation account for the year ended. फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका नेचर क्या है इस अकाउंट का? जैसे हम कहते हैं राम एक पर्सनल अकाउंट है, महेश एक पर्सनल अकाउंट है, लैंड एक रियल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है? इसको लेकर आपको कहीं कहीं कंट्रोवर्सीज मिलेंगी। सम ऑथर सेज दैट इट इज अ नॉमिनल अकाउंट and some says that it is a personal account. मैं दोनों ही अलग अलग ओपिनियंस को बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। एज सच देखा जाए तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि इसमें हम पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। बट आप देखेंगे कई जगह आपको बोला जाएगा कि एक नॉमिनल अकाउंट है। तो जो नॉमिनल बोल रहे हैं वो भी गलत नहीं बोल रहे हैं। कई बार आपको इसको लेकर भी आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। अब आप बोलेंगे सर आप इसे पर्सनल कह रहे हैं, किस बेसिस पे कह रहे हैं? क्योंकि जब हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि नॉमिनल अकाउंट, तो हमने कहा था नॉमिनल अकाउंट टेम्परेरी नेचर के होते हैं, ये कहा था। और एक चीज और कही थी कि नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर ईयर में ही खुलते हैं और उसी ईयर में बंद हो जाते हैं, यानी उनकी लाइफ सिर्फ एक अकाउंटिंग ईयर होती है। सैलरी अकाउंट 2019-20 की जो भी सैलरी हम प्रोवाइड करते हैं, पे करते हैं, वो सैलरी अकाउंट 2019-20 के P&L अकाउंट में जाके बंद हो जाता है, जो मैं एम्प्लॉयज की सैलरी की बात कर रहा हूं यहां पर। पार्टनर्स की भी है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में बंद हो जाता है। P&L अकाउंट अगर हम प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो वो अकाउंट भी बंद हो जाता है और उसका जो भी प्रॉफिट आता है वो चला जाता है कहां पर? प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में। बट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ बैलेंस आप छोड़ सकते हैं जो प्रॉफिट आपने एप्रोप्रिएट नहीं किया, और अगर वो बैलेंस आपने छोड़ दिया तो बैलेंस शीट में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका नजर आएगा। और अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो बैलेंस शीट में आपका एसेट साइड में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाएगा। और हम भी जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट तो बैलेंस शीट में आ नहीं सकते, बैलेंस शीट में तो सिर्फ रियल और पर्सनल ही आते थे। तो जिन्होंने इसे पर्सनल बोला वो भी एक तरह से सही है, और जिन्होंने नॉमिनल कहा वो इसलिए कहा क्योंकि टेम्परेरी नेचर का है ना, यानी कि जनरली तो देखा जाए तो हम जिस साल का प्रॉफिट आएगा उसी साल बांट उठा के खत्म कर देंगे, बैलेंस छोड़ेंगे नहीं। और अगर रह भी गया तो टेम्परेरी नेचर का, अगले साल बढ़ जाएगा। तो इससे बाहर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे लिए भाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट जरूरी है, इसका नेचर हमें कोई एज सच आइडेंटिफाई करना कोई नेसेसरी नहीं है। तो ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आप देख रहे हैं मैंने सबसे ऊपर लिखा है टू बैलेंस BD। इसका मतलब ये वो प्रॉफिट्स हैं जो पिछले साल या पिछले सालों में फर्म ने अर्न तो कर लिए थे बट पार्टनर्स को एप्रोप्रिएट नहीं करे थे और इसी अकाउंट में छोड़ दिए थे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरफ भी हो सकता है बाय बैलेंस BD, बट होगा दोनों में से एक ही जगह, या तो डेबिट में या क्रेडिट में। ये वो है जो पिछले सालों में फर्म को लॉस हो गए थे और फर्म ने वो लॉस पार्टनर्स को एप्रोप्रिएट नहीं करे थे, ट्रांसफर नहीं करे थे, तो पड़े रहे वहां पर वो। तो बैलेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, होगा एक ही। उसके बाद आप देख रहे हैं टू नेट लॉस। अगर करंट ईयर में लॉस आ गया तो वो यहां आएगा, और करंट ईयर का जो प्रॉफिट आया P&L में वो यहां आ जाएगा। प्रॉफिट आया तो एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट। अगली एंट्री क्या होगी? नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। ये फॉर्मेट हमने आपकी NCERT की बुक के से रेफर किया है, इसलिए आप इसको ट्रस्ट कर सकते हैं।
इसके बाद हमने एंट्रियां पढ़ी थी, 6 एंट्री पढ़ी थी, याद है आप? 6 में से फर्स्ट एंट्री पढ़ी थी पार्टनर को सैलरी वगैरह, आईओसी वगैरह, कमीशन प्रोवाइड करने की। तो हमने एंट्री करी थी सैलरी अकाउंट डेबिट, आईओसी अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स आईओसी टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर करंट अकाउंट। अब उसे बंद करने की एंट्री जो सेकंड वाली थी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू, या तो सैलरी या टू आईओसी या टू कमीशन। ऐसा कब? जब हमने 2 एंट्रियां बनाई थी। और अगर हमने एक ही एंट्री बनाई होती, कौन सी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहां लिखते पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर कैपिटल और डैश करके सैलरी, डैश करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डैश करके कमीशन। ये थोड़ा प्रेजेंटेशन का तरीका बता रहा हूं। तो टू सैलरी, टू आईओसी, टू कमीशन कब? जब हमने 2 एंट्रियां बनानी है। टू पार्टनर कैपिटल कब? जब हमने एक ही एंट्री बनाई। बट अल्टीमेटली यहां आया तो सही। तो ये क्या चीज थी जो हमने पार्टनर की कैपिटल या पार्टनर के करंट अकाउंट में, उनके अकाउंट में क्रेडिट करी थी। अभी हम पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट भी तो पढ़ेंगे, तब ये और चीज समझ में आएगी। उसके बाद हम कोई प्रॉफिट्स अगर चाहते हैं कि फ्यूचर के एप्रोप्रिएशन के लिए रखें, कि फ्यूचर में कंटिजेंसीज के लिए रखें, तो टू जनरल रिजर्व। और जो प्रॉफिट्स हम बांटना चाहते हैं उसे बांट दीजिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, यूं भी लिख सकते हैं। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल, या एक्स करंट, वाई करंट, जेड करंट, और उनको जो जो प्रॉफिट दे रहे हैं वो यहां लिख दिया। और जो प्रॉफिट आपने नहीं बांटा वो टू बैलेंस बीडी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जनरली सब बांट देते हैं, जनरली अकाउंट खत्म हो जाता है, टेम्पररी हो गया, उसको कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब जरा क्रेडिट साइड पढ़ लेते हैं। नेट प्रॉफिट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया तो। अब देखा जाए तो प्रॉफिट ये भी है और ये भी है, दोनों चीजें फर्म के लिए प्रॉफिट हो गई ना, क्योंकि फर्म जब कैपिटल इन ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो फर्म के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, जो फर्म ने अपने ट्रेड से कमाया है वो, और साथ में फर्म ने पार्टनर से चार्ज किया अगर उन्होंने प्रॉफिट्स को विड्रॉ पहले कर लिया। किसको? प्रॉफिट्स को, जो मैंने आपको समझाया था। तो वो इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट होता है वो देख लेंगे। ये जनरल रिजर्व, अगेन वहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, दोनों में से एक ही तरफ होगा। देखो स्टार मार्क करा हुआ है, ऊपर भी स्टार मार्क करा हुआ है। इसमें क्या, अगर आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं या आपके पास लॉसेज हैं, तो आपके पास जो पिछले ईयर्स या ईयर्स में आपने जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया था वहां से आप ले लेते हैं। ये तब लेते हैं जब हमें आईओसी वगैरह प्रोवाइड करना होता है। ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते वक्त समझाऊंगा। तो बाय जनरल रिजर्व, और अगेन आपके जो भी लॉसेस वगैरह हैं तो उन्हें आप बांट दीजिए करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में, शेयर ऑफ लॉसेस, राइट। उसके बाद अगेन बैलेंस या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। यहाँ वो ये क्या है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। अब देखिए यही बैलेंस आगे वहाँ अगला साल जब पी एंड बनेगा तो वो यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। आई होप आप लोगों को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट समझ में आया। अच्छे से आप इसको स्टडी करिए, फॉर्मेट बनाना आपको आ गया है। अब आगे चलते हैं हमने लिखा है एनी वन साइड आइदर डेबिट और क्रेडिट। क्या क्या चीज़? ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट और लॉसेस। 1, 2, 3 और 4, इन चारों में से या तो इस तरफ होंगे या इस तरफ होंगे। हाँ, चारों का इस तरफ होना जरूरी ही नहीं है, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ ये भी हो सकते हैं। चलिए अब ये समझना जरूरी है कि हमारा चार्ज ऑफ प्रॉफिट क्या है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि हमें पहले ये पता होना चाहिए पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है। ये समझेंगे तो चार्ज ओवर प्रॉफिट और चार्ज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, ये कब बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट पी एंड एल में आ जाता है, या ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस लॉस आता है, वो ग्रॉस लॉस पी एंड एल में आ जाता है। याद आ गया आपको? बिल्कुल। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ये पी एंड एल के बाद बनता है, प्रिपेयर्ड आफ्टर पी एंड एल अकाउंट। क्लियर? ये क्या बताता है पी एंड एल अकाउंट? ये हमें बताता है कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या कितना लॉस सफर किया है। ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि हम हमारे प्रॉफिट्स को कैसे एप्रोप्रिएट करेंगे या हम हमारे लॉसेस को कैसे बांटेंगे।
वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, इसलिए पी एंड एल अकाउंट में कभी भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। अब यहाँ मैं आपको एक बात और बताता हूँ, बैलेंस शीट में सिंपली अगर पी एंड एल अकाउंट लिखा हुआ है तो उसका मतलब ही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है। क्लियर? चलिए, अकाउंट में हैव बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हो सकते हैं, जो मैंने अभी फॉर्मेट में पढ़ाया। आइटम डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर ऑल एक्सपेंसेस, ये याद रखिएगा। पी एंड एल में जो भी डेबिट होते हैं वो सब एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और उन्हें कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। यानी पी एंड एल में जाने वाले आइटम को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, और आइटम जो डेबिट होते हैं इस अकाउंट में उन्हें कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स का ही एप्रोप्रिएशन। तो पार्टनर को जो सैलरी दी जा रही है, पार्टनर को जो कमीशन ऑन प्रॉफिट दिया जा रहा है, पार्टनर को जो आईओसी दिया जा रहा है, दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। और मैंने कहा था पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को कमीशन, पार्टनर को आईओसी जो हम देते हैं वो प्रॉफिट्स का ही एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट्स ही बट रहे हैं बट अलग नाम से। चलिए, इसमें मैचिंग प्रिंसिपल फॉलोड होता है। मैचिंग प्रिंसिपल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। जिस पीरियड का आपका ये फर्स्ट लेक्चर अगर आपने मेरा देखा है, 0 लेक्चर अगर देखा है तो मैचिंग प्रिंसिपल मैंने इसलिए पढ़ाया था वो आपको 0 लेक्चर में। तो मैचिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड, रेवेन्यू इज मैच अगेंस्ट एक्सपेंसेस। यहाँ ऐसा कोई नहीं फॉलो होता, मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड। एंड लास्ट, प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज नॉट बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से पी एंड एल अकाउंट नहीं बनता, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैप। इंटरेस्ट ऑन जो आपका लोन होता है वो आप पी एंड एल में ही लिखना है। आपको किस में लिखना है? पी एंड एल में। लोन पे जो पार्टनर के लोन पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स कहा जाएगा इन 12th स्टैंडर्ड। प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। डीड है तो डीड के हिसाब से, डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। क्लियर? अब आता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इट मीन्स डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू असरटेन नेट प्रॉफिट और लॉस। रेवेन्यू मतलब सेल्स वगैरह जो आती है उनसे, उसमें से हम ये सब चीज़ें घटाते हैं। तो ट्रेडिंग के आइटम भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स ही होते हैं जो ट्रेडिंग के डेबिट में होते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रोवाइडेड इवन इफ देयर इज लॉस, एक्सपेंसेस वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सारे खर्चे वगैरह दिखाने ही हैं। सैलरियां वगैरह कौन सी एम्प्लॉय को दी, इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपको 6% या जो डीड में लिखा है वो पार्टनर को, बाकी सब कुछ दिखाना है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। बट यहां थोड़ा ध्यान देना है, प्रोवाइडेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। प्रोवाइडेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। ये पॉइंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आएगा। इट इज डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पी एंड एल में डेबिट होते हैं। ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या चीज, सैलरी, कमीशन, आईओसी, ये किसको? पार्टनर को जो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, वो यहां पर आते हैं। किसमें? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट होते हैं। इट इज डन बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन से पहले आप इन्हें चार्ज करते हैं। ये आपका इट इज डन आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस। चार्जेस सारे वसूल हो जाते हैं, उसके बाद जो आता है वो एप्रोप्रिएशन करते हैं। ये तो इजी हो गया आपका। रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये सब आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, पी एंड एल में आएगा। ये रेंट पेड टू पार्टनर क्या, ए और बी ने पार्टनरशिप बनाई, ए ने अपनी प्रीमाइसेस किराए पे दे दी और उसका किराया महीने का उसने 20,000 रुपये चार्ज किया, तो वो चार्ज आप उसको रेंट टू कैश दें या रेंट टू पार्टनर कैपिटल बोलें, अल्टीमेटली वो रेंट पी एंड एल में आएगा। ये रेंट टू पार्टनर कैपिटल मतलब उसने रेंट कहा ठीक है आप मुझे कैश में मत पे करो, मेरे अकाउंट में चढ़ा दो, कैपिटल में या करंट में डाल दो, डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों? पार्टनर कहता है यार मैं अपना ही पैसा, मेरे को जरूरत पड़ेगी तब मैं निकाल के ले जाऊंगा, ये रेंट तो आप मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दो, और उसको पैसे की जरूरत है तो वो रेंट कैश में ले जाएगा, रेंट टू कैश। अब यहां पर एक बहुत बढ़िया पॉइंट है जिसका क्वेश्चन आपके 12th में तो मैंने कभी देखा नहीं। रेंट को हम जो प्रोवाइड कर देंगे उसके खाते में, क्या उसे ड्राइंग मानेंगे? नहीं, वो ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट्स नहीं है। यानी पार्टनर ने अगर रेंट
चार्ज किया करा, उसने प्रोवाइड कर रखी थी प्रीमाइसिस, वो रेंट P&L में डेबिट हो गया। अगर वो रेंट कैश में पे हो रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, रेंट टू कैश, P&L टू रेंट, कहीं पे भी पार्टनर कैपिटल है, पार्टनर करंट अकाउंट का नाम ही नहीं आया। लेकिन अगर पार्टनर ने रेंट लिया, प्रोवाइड किया उसको हमने, तो हमने एंट्री कर दी रेंट टू पार्टनर कैपिटल या रेंट टू पार्टनर करंट अकाउंट। अब क्या वो ये रेंट जब कभी भी बीच में, साल के बीच में निकाल के ले जाएगा, तो ये जो रेंट उसने विड्रॉ करा इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा? नहीं, इस पे नहीं लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो सिर्फ उन पे लगता है जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं, क्लियर, जो पार्टनर को मिलते हैं। सो इट इज डन, ये हो गया आपका। इसके एग्जांपल हैं सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व वगैरह वगैरह, क्लियर। चलिए अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या चीज है? बोले सिंपली दिस अकाउंट इज क्रिएटेड फॉर फाइंडिंग आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर विच इज शोन इन द बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है, वरना कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनेंगे और दोनों के जो भी बैलेंस आएंगे वो कहां? बैलेंस शीट में शो होंगे। चलिए जी, वही वाली बात, अब मेथड बता देते हैं। मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट, पहला मेथड क्या है दोस्तों? फिक्स मेथड, जिसमें दो अकाउंट बनेंगे। दूसरा क्या है? फ्लक्चुएटिंग, जिसमें एक ही बनेगा, पार्टनर कैपिटल। लीजिए इसके डिफरेंस पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। फिक्स मेथड, ध्यान से सुन लीजिएगा। फ्लक्चुएटिंग मेथड, फिक्स मेथड, इन दिस मेथड टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। पहला कौन सा? कैपिटल अकाउंट। दूसरा कौन सा? करंट अकाउंट। इन दिस मेथड वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, कौन सा? कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करंट, इधर सिर्फ क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन फिक्स्ड। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। तब तक चेंज नहीं होगा जब तक पार्टनर परमानेंट एडिशन टू कैपिटल नहीं कर दें या परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं कर दें। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, उसे मैं एक दूसरे नाम से बोलूंगा, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल पर कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कंप्यूट नहीं होता। ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल से एक इफेक्ट ये आएगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिलना था वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली। तो ड्रॉइंग दो तरह की होती है, एक होती है कैपिटल की ड्रॉइंग, एक होती है प्रॉफिट्स की ड्रॉइंग। नाउ धीरे धीरे चीजें अब समझ में आना चालू हो रही हैं। So balance of capital account remain fixed unless capital withdrawn permanently, उसे हम बोलेंगे drawing out of capital, और additional capital introduced permanently। यानी कैपिटल अकाउंट का बहुत सिंपल फॉर्मेट होता है, जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग होगा बस। इसके अलावा टू कैश कब? जब एडिशन टू कैपिटल आएगा, या बाय कैश कब? जब ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल होगी। सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये ड्रॉइंग कैपिटल की है या प्रॉफिट्स की है? स्पेसिफिकली मेंशन होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, एग्जाम में, अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है तो। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट चेंजेस होता रहेगा फ्रीक्वेंटली, पीरियड टू पीरियड, क्योंकि सारे अप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट में ही जाने, तो चेंज तो होना ही है। फॉर्मेट पढ़ोगे तब और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर, पार्टनर से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट किस में आएंगे? करंट अकाउंट में। सैलरी, आईओसी, आईओडी, कमीशन ऑन प्रॉफिट्स, इवन जो रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन है, अगर वो प्रोवाइड करे और उसने विड्रॉ नहीं करे तो वो भी इसमें आएंगे, किसमें? करंट अकाउंट में। हाँ, वो जो उसने क्या, फिर रिपीट कर रहा हूं, वो जो रेंट उसको प्रोवाइड करा है और उसने विड्रॉ नहीं करा है, वो उसके करंट अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा। ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर इज मेड इन कैपिटल अकाउंट। सैलरी पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट होगी, कमीशन ऑन प्रॉफिट्स पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट होगा, यानी सब कुछ उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ड्रॉइंग डेबिट होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट होगा। फॉर्मेट पढ़ेंगे अभी। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑलवेज स्टूड क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही आएगा या निल आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। निल कब आएगा? जब वो सारी कैपिटल बिजनेस से विड्रॉ करके ले जाए। हाँ, जितना उसने कैपिटल बिजनेस में लगाई उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता वो जीरो बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट में बस।
जबकि करंट अकाउंट का बैलेंस कभी डेबिट आ जाएगा, कभी क्रेडिट आ जाएगा, कभी नील आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्रेडिट कब रहेगा? जब उसके अकाउंट में सैलरी वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह, शेयर ऑफ प्रॉफिट और ये सब क्रेडिट हुआ और वो सारा निकाल के नहीं ले गया, तो बिजनेस में करंट अकाउंट में बैलेंस रह जाएंगे क्रेडिट के। और अब उसने क्या करा, विड्रॉ ज़्यादा कर लिया, हो जाता है यार, अब पार्टनर है आपस में, उसको पैसे की ज़रूरत थी, वो ले गया, ड्राइंग ज़्यादा कर ली उसने, कोई बात नहीं, टेम्परेली उसके अकाउंट डेबिट आ जाएंगे, किसके? करंट अकाउंट के। और जितना उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, नेट क्रेडिट हुआ, उतना वो सभी निकाल के ले गया, तो बैलेंस नील आ जाएगा उसका। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट मे बी डेबिट, मे बी क्रेडिट, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट, क्रेडिट, नील तीनों हो सकता है। वहां सिर्फ डेबिट, क्रेडिट या नील हो सकता था कैपिटल का, करंट का डेबिट क्रेडिट नील हो सकता था। फॉर्मेट, ये अपना डिफरेंस समझ में आ गया। लाइए अब जब डिफरेंस समझ में आ गया तो फॉर्मेट भी समझ लेते हैं। वाह कितना सिंपल सा है, देखो ओपनिंग बैलेंस यही होगा और ये हो गया कॉलम ए बी सी, 4 है तो ए बी सी डी, 2 है तो ए बी, एक नहीं होगा। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट है तो लिखा हो, नील है तो मत लिखना। बाय कैश हो सकता है एक का क्रेडिट और एक का नील हो, तो एक जिसका है उसको लिख दो, जिसका नील है उसका नील। फिर बाय कैश परमानेंट एडिशन, कैपिटल बढ़ जाएगी। फिर टू कैश, अगर परमानेंट ड्राइंग है तो कैपिटल कम हो जाएगी और बैलेंस आ जाएगा, या तो बैलेंस आएगा या नील हो जाएगा, बस यही, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता कैपिटल अकाउंट में। कब? जब फिक्स मेथड है तो। अब करंट अकाउंट देखिए, और ये बड़ा सारा अकाउंट है, बैलेंस क्रेडिट में हो सकते हैं, बैलेंस डेबिट में हो सकते हैं, दो पार्टनर के क्रेडिट, एक का डेबिट, हाँ एक का ही डेबिट और एक का ही क्रेडिट ऐसा नहीं होगा, तीनों के क्रेडिट, तीनों के डेबिट हो सकते हैं, ए का क्रेडिट बी और सी के डेबिट हो सकते हैं। फिर इसके बाद जो पार्टनर को सैलरी, पार्टनर का आईओसी, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन, वहां तो पी&एल में बंद हुआ, पी&एल ऑपरेशन में नहीं, बट यहां तो आएगा ना। कब आएगा? जब उसको लोन पे इंटरेस्ट कैश में ना देकर प्रोवाइड किया जा रहा है। एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन पेड इन कैश, एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड, तो यहां आ जाएगा। रेंट, कमीशन ऑन सेल्स, वो भी यहां आ सकते हैं, डिपेंड करेगा कि वो प्रोवाइड हुए हों। अगर वो प्रोवाइड हुए हैं तो यहां आ जाएंगे, पेड हुए हैं तो यहां नहीं आएंगे। ये चीज मैं थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूं जो आपके बुक्स में क्वेश्चंस में नहीं है। फिर जो भी प्रॉफिट का शेयर है, जो उनको प्रॉफिट्स एप्रोप्रिएट हुए हैं, वो यहां आ जाएंगे। ड्राइंग जितनी भी उसने करी, अब समझना मेरी बात, ये सैलरी, ये आईओसी, सैलरी, आईओसी, शेयर ऑफ प्रॉफिट और कमीशन ऑन प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशन, चार, सिर्फ चार, ये चार चीजें उसको साल के आखिर में इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करनी थी, साल के लास्ट डे। तब तक वो खाते खुले हुए थे, कर रहे थे, सैलरी वैलरी दे रहे थे, प्रोवाइड, बट आज जाके बंद होगी। अब ये पैसा वो विड्रॉ कर सकता है, इसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। अब इस पैसे से उसने ज्यादा विड्रॉ करा, कम करा, और साल के आखिरी दिन किया, तो अब उसने मान लीजिए ये तो लास्ट 31 मार्च 20, अगर मेरा ईयर 1920 है तो यहां क्रेडिट हुआ, तो 31 मार्च 20 को निकाल के ले जा, कोई ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन उसने 31 मार्च 20 से पहले ही कुछ पैसे निकाल के ले गया है, जिसे अपन कहते हैं टेम्परेरी ड्राइंग्स, राइट? कैपिटल ड्राइंग नहीं, ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट्स, ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट्स, ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट्स। तो हो सकता है हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करें, डिपेंड करता है हमने पार्टनरशिप बीड में मेंशन किया है या नहीं। फिर अगर चार्ज करा है तो उसका कैपिटल कम होगा तो 2 आईओडी, करंट अकाउंट कम होगा तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉसेस का शेयर है तो 2 पी&एल एप्रोप्रिएशन। अब बैलेंस या तो यहां आएगा या यहां आएगा या नील आएगा। आई होप आपको इन दोनों अकाउंट के फॉर्मेट समझ में आ गए। अब जो अगला फॉर्मेट है वो तब जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अब आप एक काम करो, कैपिटल करंट दोनों को मिला लो यार, एक सिंगल अकाउंट बना लो, ये लो। बैलेंस डेबिट भी हो सकते हैं, बैलेंस क्रेडिट भी हो सकते हैं। फिर अगर एडिशन टू कैपिटल है तो लाएगा, यहीं लाएगा, सैलरी, आईओसी, आईओएल, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कोई नई चीज नहीं है। जो करंट अकाउंट में थे यहां आ जाएंगे। वहां पर दो चीज देखो, टू कैश, टू ड्रॉइंग्स। टू कैश तो क्या है आपका, जो परमानेंट ड्राइंग करी उसको टू कैश, टू ड्राइंग नहीं, टू कैश। और जो उसने ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट्स करी है वो टू ड्राइंग्स, फिर वही टू आईओडी। आई होप अब क्लियर है आपको ये फॉर्मेट। यानी जो दो नए अकाउंट आपने पढ़े, एक पढ़ा पी&एल एप्रोप्रिएशन और एक पढ़ा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनते हैं पार्टनरशिप फर्म में, वो फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स,
अब हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा प्योरली थ्योरी पार्ट था, क्या एंट्री होती है, कैसे अकाउंट बनते हैं, लॉ में क्या लिखा हुआ है। अब जो है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। बड़ा टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पे हम टोटल 9 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स लेंगे और उनमें भी एग्जाम्पल्स में सब पार्ट्स हैं और उससे इसे समझेंगे एक एक को। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2 पार्ट में डिवाइड करिए। क्या कहना चाहते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हां, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्लॉज नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है और उसमें क्लॉज है तो डीड के हिसाब से होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज ओनली ऑन टेम्परेरी नेचर ड्राइंग दैट इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स। क्लियर? क्या चीज है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज टू डिस्करेज पार्टनर टू विथड्रॉ द प्रॉफिट before the end of the year as all appropriation to the partners regarding salary, IOC, right? Share of profit, IOL नहीं है, share of profit है, commission on profits है, etc. credited to their account when they are allowed to withdraw but not on the earlier date before the last date of year, जैसा कि मैंने समझाया था। सेल, ये IOL थोड़ा सा मिस्टेकली लिख दिया, इसको आप हटा दीजिए। IOC ऐसा क्यों, ये हम बाद में बात बताएंगे, क्योंकि कुछ एनसीईआरटी की बुक में आईओएल को भी वहां लिखा हुआ है, बट मैंने इसको हटा दिया है क्योंकि अब नहीं लेना है आपको। इसके लिए आपको स्पेसिफिकली कह दिया गया है जो सीबीएसई की तरफ से कि इंटरेस्ट ऑन लोन को आपको क्या, एनसीईआरटी में अब कह दिया गया है कि आपको इसको क्या मानना है, चार्ज ऑफ प्रॉफिट्स मानना है। क्लियर? चलिए, पहले ऐसा नहीं था और जब आप एडवांस क्लासेस में आएंगे 12th के बाद तो आईओएल को भी वहां लेगा, वो कहां पर? P&L एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, चलिए अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे होती है। सबसे पहले ड्राइंग का अमाउंट आपको लमसम में दे रखा है। लमसम का मतलब एक मुश्त। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है वो भी, आप क्वेश्चन भी देखो समझ में आ जाएगा कैसा चीज है। ए ने 50,000 रुपीज ड्रॉ करे 1920 में एक साथ, ये नहीं बोला कब करे क्या करे, या ए ने 50,000 रुपीज विड्रू करे 1920 में, कब कब किए होंगे 5,000 10,000, बट डेट नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा, बस एक साल बता रहा है 50,000 लमसम। ये कहानी है, उसको लमसम बोलते हैं। जब तक आपको ये नहीं बता दे कि वो इस डेट को या इस टाइम पे ये निकाल के ले गया, तब तक ये मानो लमसम ले गया। इंस्टॉलमेंट आपको बताएगा कब कब ले गया। अब इंस्टॉलमेंट्स में जब वो ले जाता है तो मैंने इसको 4 पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कन्वीनियंस रहे इसलिए 4 तरह से बांट दिया। पहला, इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल, यानी पार्टनर लेके जा रहा है 2,000 रुपीज पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 2,000 एवरी क्वार्टर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर या एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। क्लियर? क्लियर? इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल, इक्वल अमाउंट अनइक्वल इंटरवल। ये सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करने के लिए, बाकी इन सब की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप स्मार्टली क्वेश्चन को पढ़ लो तो। बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी जरूरत पड़ रही। बाद में मतलब एक बार लेक्चर खत्म हो दो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको ये सब टुकड़े करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इक्वल अमाउंट अनइक्वल इंटरवल, 2,000 रुपए ले गया, 2,000 रुपए ले गया 1920 का मतलब 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, 2,000 रुपए ले गया 1 अप्रैल को, 2,000 रुपए ले गया 1 अक्टूबर को, 2,000 रुपए ले गया 1 जनवरी को। अमाउंट तो इक्वल है, जब भी लेके जा रहा है अमाउंट इक्वल, एक ही अमाउंट, इवन अमाउंट लेके जा रहा है। लेकिन अब आप देखिए 1 अप्रैल में ले गया तो 1 अक्टूबर में ले गया, 1 नवंबर में, 1 जनवरी में, ऐसे ले जा रहा है, तो वो कहलाएगा अनइक्वल इंटरवल। समझाने के लिए कुछ मेथड्स हैं, उनको समझाने के लिए क्लासिफिकेशन है ये।
फिर है अनइक्वल अमाउंट, इक्वल, इससे जस्ट अपोजिट। 2000 ले गया आपके फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, 4000 ले गया सेकंड क्वार्टर के एंड में, 3000 ले गया थर्ड क्वार्टर के एंड में, 8000 ले गया फोर्थ क्वार्टर के एंड में। यानी हर क्वार्टर के एंड में ले जा रहा है बट अमाउंट अलग अलग ले जा रहा है। वो हो गया अनइक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल। और चौथा केस तो अब आपके मन में खुद ही बन गया होगा, मर्जी आए जब ले गया, मर्जी आए जितना ले गया। अनइक्वल अमाउंट अनइक्वल इंटरवल। क्यों मैंने ये 4 क्लासिफिकेशन करे, एक बार मुझे 9 क्वेश्चन सॉल्व करवाने दो, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अब चाहे ड्राइंग लमसम में हो चाहे इंस्टॉलमेंट में हो, अब इस चीज का ध्यान रखना है कि चाहे इंस्टॉलमेंट में हो चाहे लमसम में हो, आपको जो रेट दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो कैसी दे रखी है। व्हेन रेट परसेंट पर एनम इज गिवन, यानी आपको लिखा हुआ है 15% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज, या आपको लिखा हुआ है व्हेन रेट परसेंट पर एनम विथ रेस्पेक्ट टू पीरियड, ये लिखा हुआ है रेस्पेक्ट, यानी आप उस पीरियड का रेस्पेक्ट करिए, ऐसा बोला हुआ है। वो क्या होता है पीरियड का रेस्पेक्ट करना, समझाऊंगा। ये और ये दोनों चीजें सेम होती है, यानी आपको लिखा हो 15% पर एनम या लिखा हो 15% विथ रेस्पेक्ट टू पीरियड। पर एनम भले लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। फिर रिपीट कर रहा हूं, 15% पर एनम, 15% पर एनम विथ रेस्पेक्ट टू पीरियड या 15% विथ रेस्पेक्ट टू पीरियड, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब एक ही है, याद रखिएगा। सेकेंड, व्हेन एवरेज रेट परसेंट पर एनम, लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 15% एवरेज रेट पर एनम या 15% एवरेज रेट। फिर रिपीट कर रहा हूं, व्हेन एवरेज रेट परसेंट पर एनम इज गिवन, 15% पर एनम एवरेज रेट या एवरेज 15%, एक ही बात है। और दूसरा, व्हेन रेट परसेंट पर एनम इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, लिख देगा इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, या सिंपली मैंने जैसा बोला एवरेज रेट 15%, वो यही मतलब है। ये और ये दोनों एक ही लैंग्वेज हैं, ये और ये दोनों एक ही, एवरेज बोले इररेस्पेक्टिव बोले एक ही बात है, रेट परसेंट पर एनम बोले विथ रेस्पेक्ट टू पीरियड बोले एक ही बात है। एक समरी बनाई हमने और आपको ये समझ में आ गई, दिस एंड दिस आर सेम, दिस एंड दिस आर सेम। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले ये चार्ट में बच्चों को समझाता हूं, इस चार्ट के थ्रू ही हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राइंग इन लमसम के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। बट उससे पहले इसका फार्मूला, बड़ा इजी सा फार्मूला है यार। क्या फार्मूला, पढ़ाया तो है ही नहीं। अरे भाई, क्या आपको इंटरेस्ट निकालना नहीं आता क्या? बस वही तो है। लाओ पहला एग्जांपल, पार्टनर ए विड्रू ₹40,000 ऑन 1 जुलाई, डेट दे दी, 1 जुलाई को 40,000 रुपीज विड्रॉ करें। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या कंप्यूट करना है? IOD शॉर्टकट में। इफ रेट of interest on drawing for the year ended 31st March 2016, यानी ईयर है हमारा अप्रैल 15 से मार्च 16 का। मेरे वर्ड पे ध्यान दो, जब मैंने बोला है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 16, इसका मतलब कमेंसमेंट डेट क्या है? अप्रैल 15। हां, यहां ये लिखा हो फॉर 9 months एंडेड 31st मार्च 16, तो इसका मतलब क्या है? ईयर कमेंस कब हुआ होगा? 1 जुलाई। पहली बात, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पर मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर मैं इस क्वेश्चन में लिख दूं फॉर 9 months एंडेड 31st मार्च 2016, तो वो कब से स्टार्ट हुआ होगा? 1 जुलाई से, 15 से। और फिर भी लिख रहा हूं फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016,
तो वो कब से स्टार्ट हुआ होगा? 1 अप्रैल 2015 से। यानी जो हमारा पार्टनर ए है उसने विड्रू किया है 40,000 रुपीज 1 जुलाई 2015 को। ईयर तो अप्रैल 15 में स्टार्ट हो गया था, 1 अप्रैल को। अप्रैल में पैसे की जरूरत नहीं थी, नहीं ले गया। मई में जरूरत नहीं थी, नहीं ले गया। जून में जरूरत नहीं थी, नहीं ले गया। जुलाई में जरूरत पड़ी, 1 जुलाई को 40,000 रुपए लेके चला गया। अब जब तक वो ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल नहीं बोले, आप उसको ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट ही मानेंगे। ओके, चलिए अब आपसे कहता है आपको आईओडी निकालना है। मैंने 4 अलग अलग केसेस बनाए। पहला सिंपली ये लिखा हुआ है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 10% पर एनम। 4 केस पढ़ाए थे ना। पहला लिखा हुआ है 10% पर एनम, पर एनम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 16, फरवरी 16, मार्च 16, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट, 12 महीने का नहीं। 40,000 इंटू 10% इंटू 9/12, 10% पर एनम, 10/100, 9 मंथ्स, 9/12। क्लियर? सो 40,000 का 10%, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा 3,000 रुपीज। आई होप पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, एवरेज रेट ऑफ 10%। अब एवरेज रेट 10% पर एनम बोले या सिर्फ एवरेज रेट 10% बोले, दोनों का मतलब एक ही है। एवरेज रेट ऑफ 10% पर एनम बोले या एवरेज रेट 10%, दोनों मतलब एक ही होते हैं। इसका मतलब मालूम है क्या है? जो डेट दे रखी है वो किसी काम की नहीं है, पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर इस क्वेश्चन में ये 1 जुलाई नहीं दे रखा होता तो फिर क्या होता, वो भी डिस्कस करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे, चिंता मत करिए। आई होप अभी क्लियर है। 1 जुलाई देने के बाद भी मैंने डेट ध्यान नहीं रखी, इसे कहते हैं इररेस्पेक्टिव। कब? जब एवरेज दिया हो। राइट? क्लियर? तीसरा, 10% पर एनम विथ रेस्पेक्ट टू पीरियड या 10% विथ रेस्पेक्ट टू पीरियड। आप समझ गए, जब ये चीज लिखी हुई है रेस्पेक्ट टू पीरियड, तो पर एनम वर्ड लिखा है नहीं लिखा है, दैट इज इररेलेवेंट। सेम आंसर। तो वो फर्स्ट और थर्ड केस, 4 केस पढ़ाए थे ना, फर्स्ट और थर्ड। और लास्ट 10% पर एनम इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, फोर्थ केस। यहाँ 10% इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड या 10% पर एनम इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, वन एंड द सेम थिंग। अभी मैंने ये ड्राइंग इन लमसम की बात करी थी। अब जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कब? चैप्टर खत्म होने के बाद या टॉपिक खत्म होने के बाद। ये उसमें कुछ चीजें मैं इन एग्जांपल्स में छोड़ के रखता हूं आपके प्रैक्टिस के हिसाब से कि आप क्या इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं उस चीज का। जैसे मेरा क्वेश्चन अभी मैं पूछ रहा हूं, आंसर नहीं दे रहा हूं। एक्स विड्रू 40,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? 40,000 कब निकाले ये नहीं बताया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, प्रैक्टिस में भी आएगा। चलो छोड़ो, वहां तक का इंतजार नहीं करते, अभी बता देते हैं। 40,000 का 10% 4,000 हो गया, बट आपको ये नहीं मालूम है कब है, तो आप मिड ऑफ द ईयर मान लीजिए, 6/12 एवरेज कर दीजिए उसको। लेकिन ये लिखा हो 10% पर एनम इरेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, ये एवरेज रेट 10%, तब तो सिंपली 40,000 का 10% कितना? 4,000। फिर आपको मतलब ही नहीं है ना। यानी थर्ड, सेकंड और फोर्थ केस जो था आपका, वो अगर बोल रखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो फिर टाइम दे भी रखा है, नहीं भी दे रखा है, कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जब टाइम नहीं दे रखा तो फिर ध्यान रखना है, एवरेज करना है उसको, क्योंकि 40,000 रुपये कब ले गया बताया नहीं रहा, और बोल रहा है 10% पर एनम रेट है। एग्जाम ये क्वेश्चन हम करेंगे, इसलिए आप टेंशन मत करिए। मैं फिर एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। मिस्टर पार्टनर ए विड्रू रुपीज 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 10% पर एनम, ये बोला हुआ होता।
तो मेरा आंसर क्या होता, और कुछ नहीं बोला, 40,000 इंटू 10% इंटू 6/12। गॉट इट? क्लियर? क्लियर? या ये लिखा होता 10% विथ रेस्पेक्ट टू, सॉरी हाँ 10%, सेकेंड पॉइंट ये दे रखा होता 40,000 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन सुमन्स ड्रॉइंग इफ शी हैड विदड्रॉन। लीजिए क्वेश्चन आ गया, ₹14,000 ड्यूरिंग द ईयर, जो मैं समझा रहा था, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 14% पर एनम। क्या बोला भाई? 14% पर एनम। अब डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं है, पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? 14,000 इंटू 14% इंटू 6/12। क्लियर? नेक्स्ट, ₹14,000। अब ये तीनों क्वेश्चन को अलग अलग मानना है, ठीक है ना? अब इस केस में हमने ये मान लिया हमारा ईयर दिसंबर में क्लोज हो रहा है, ठीक है ना? 14,000 ऑन 1st January 2012 and rate of interest on drawing is 14% per annum. पूरे साल क्या लगेगा ना? दिसंबर में ईयर एंड हो रहा है, जनवरी में वो लेके जा रही है सुमन, ठीक? अब ये सुमन में भी मेल है, मे बी फीमेल, आई डोंट नो, मैंने फीमेल मान लिया। सुमन जनरली लड़कियों का नाम होता है, बट मेरे तो एक दोस्त का नाम, मेरे फ्रेंड का नाम सुमन है, तो इसलिए कोई ना, मेल फीमेल से मतलब नहीं, इंटरेस्ट तो पूरा ही चार्ज करना है। 14,000 इंटू 14%, पूरे साल भर का, कारण जनवरी से दिसंबर 12 महीने होते हैं। तीसरा, ₹14,000 साल में निकाले, डेट नहीं थी, और का रेट ऑफ ड्राइंग इज 14%। पर एनम नहीं लगाया, एवरेज नहीं बोला, विथ रेस्पेक्ट टू पीरियड नहीं बोला, विदाउट रेस्पेक्ट टू पीरियड नहीं बोला, सिर्फ 14% बोला। क्या करूंगा दोस्तों? सोचो, पीरियड का रेस्पेक्ट करूंगा। 14% इंटू 6/12। आई होप इट इज ओके। क्लियर एवरीवन? डेट गिवन नहीं थी, ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग थे। सो आराम से इसको समझ लीजिए। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। नोट्स भी लिख दिए आपकी कन्वीनियंस के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ। अगर साल का है तो, 6 महीने का है तो 3 महीने का, कई बार 6 महीने का पीरियड भी तो होगा। गॉट इट? ये तो जब एडवांस क्वेश्चंस बनेंगे तब समझ में आएगा। एवरेज 12 महीने है तो एवरेज 6 महीने की ही इंटरेस्ट निकालनी है, यानी हमारा पीरियड ही 6 महीने में क्लोज हो रहा है, हमारा ईयर ही 6 महीने में बना रहे हैं हम, तो 3 महीने। सिंस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% एंड नॉट 14% पर एनम, सो डेट ऑफ ड्राइंग